हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। ये हमारी दूसरी क्विज़ है और अब से हम अगली अपनी सारी क्विज़ में कोशिश ये करेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करें और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और डाउट को क्लियर करें। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन आर नॉर्मली लोकेटेड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड पोलर ऑर्बिट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स अर्थ को मॉनिटर करने के लिए या रिमोट अर्थ को मॉनिटर करने के लिए जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती है वो हमारी अर्थ के किस ऑर्बिट में प्लेस की जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से अर्थ को मॉनिटर और स्कैन कर सके। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है आपका सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट। दोनों के नाम एक ही हैं, लेकिन सन सिंक्रोनस पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है ये पोलर भी हो सकती है, नॉन पोलर हो सकती है। इसकी बेसिकली जो हाइट होती है वो 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। अब इसमें पोलर ऑर्बिट जो होती है वो होती है जो ग्लोबली कवरेज प्रोवाइड करती है, जिसका कवरेज जो होता है ग्लोबल होता है। आप फर्स्ट इमेज में ही देख सकते हैं कि हमारी जो सैटेलाइट्स है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वर्टिकली मूव कर रही है और जो अर्थ है वो हॉरिजेंटली मूव कर रही है। तो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट की होने की वजह से अर्थ के उसके अपोजिट हॉरिजेंटली मूव होने की वजह से वो पूरी की पूरी अर्थ को स्कैन कर रही है पर्टिकुलर ऑर्बिट से ही, इसलिए इसका कवरेज जो है वो ग्लोबल है। लेकिन इसकी जो रिपीटेटिव साइकिल है यानी टेम्पोरल साइकिल है, एक प्लेस को ही दोबारा वो कब स्कैन करेगी वो 1 महीने से 1 दिन तक हो सकती है। जैसे कि हमारी बेस्ट एग्जांपल आप लैंडसेट सेटेलाइट को ले सकते हैं जिसकी टेम्पोरल इसे क्या कहते हैं रेजुलेशन है 16 डेज की। अब नॉन पोलर जो ऑर्बिट होती है सैटेलाइट्स होती हैं इनका कवरेज जो होता है वो ग्लोबली नहीं होता है, लेकिन इनकी जो टेम्पोरल होती है वो 1 दिन से लेकर के कुछ घंटों से लेकर के कुछ हफ्ते तक हो सकती है। जैसे कि मॉइडिस हो गई, वो मॉइडिस की हमारी दो हैं, टेरा और एक्वा। लेकिन हमारे एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि वो फॉरेन सैटेलाइट्स के बारे में नहीं पूछते हैं, वो हमारे इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में पूछते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी जो इंडियन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पाई जाने वाली सैटेलाइट्स हैं वो हैं आपकी रिसोर्स सेट, कार्टोसेट और रिसेट। रिसोर्स सेट मोस्टली जो होती है वो रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए यूज़ की जाती है। कार्टोसेट जो होती है वो अर्बन प्लानिंग या मैपिंग के लिए यूज़ की जाती है। कार्टोसेट 3 अभी 2019 में लॉन्च किया गया है। और रिसेट जो होता है वो आपका माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। तो आइए देखते हैं दूसरा हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पाई जाने वाली सैटेलाइट्स क्या होती है, इनका पर्पस क्या है। ये मोस्टली क्या होती है, इनका 36,000 किलोमीटर ऊपर इक्वेटर पे पाई जाती हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है, वो अर्थ की मूवमेंट और रोटेशन की इक्वल होती है। इसलिए ये पर्टिकुलर एरिया पे ही फिक्स होती हैं और एक ही एरिया को फोकस करके उसको लगातार कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है। आप इमेज में ही देख सकते हैं सैटेलाइट्स का जो हाईलाइटेड एरिया है वो एक पर्टिकुलर एरिया है और फिक्स एरिया है। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एक ऑर्बिट जो होती है, एक सैटेलाइट जो होती है, ये पूरे अर्थ के 1/3 पार्ट को कवर कर सकती है। तो पूरे अर्थ को कवर करने के लिए हमें कितनी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट चाहिए होती हैं? 3 चाहिए होती हैं। इसका जो क्या कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जांपल आप ग्लोबल लेवल पे गोस देख सकते हैं। अब इसमें ही एक तरीके की ऑर्बिट ये होती है जो जियो स्टेशनरी होती है, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी जब यही जियो सिंक्रोनस की ऑर्बिट जो होती है अर्थ के हमारे इक्वेटर के इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब हमारा जो इक्वेटर है उसके पैरेलल में मूव करे, तो वो हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोली जाती है। और उस ऑर्बिट में पाई जाने वाली सैटेलाइट जो होंगी वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होंगी। हमारे इंडिया की जो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पाई जाने वाली सैटेलाइट्स हैं वो है इनसैट है, 3D कल्पना है, इनसैट 3A है, इनसैट 3D R है। इनसेट 3D का ही यूज़ हमारा जो अभी साइक्लोन अम्फान आया हुआ है उसको मॉनिटर करने में, फोरकास्ट करने में इसका यूज़ किया गया है। मैं लास्ट स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड भी है। दूसरा हमारा है कि फॉर पब्लिक यूज सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश टोपोलॉजिकल मैप्स ऑन 1:50,000 स्केल। दीज मैप यूज सर्वे ऑफ इंडिया जो टोपोशीट्स बनाता है डिस्ट्रिक्ट के लिए या स्टेट्स के लिए, वो कौन सा प्रोजेक्शन यूज करता है?
उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है यूटीएम प्रोजेक्शन WGS 84। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा कि प्रोजेक्शन की नीड क्यों है और उसको कौन कौन से प्रोजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। देखो, हमारी अर्थ जो है वो क्या है, स्फेरिकल शेप में है। कोई भी बॉल या कोई भी चीज़ स्फेरिकल शेप में होगी, अगर उसको आप फ्लैट पेपर पे लेके आओगे तो वो डिफॉर्म डिशेप्ड हो जाएगी। आपको एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस मेजर करनी है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री करनी है। क्योंकि अर्थ हमारी स्फेरिकल है, उसको फ्लैट पेपर पे लाओगे तो उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको एक ऐसा प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा ताकि उसके डिस्टेंस में कोई डिफरेंस ना आए। अदरवाइज वो एरर आएगा, एक्यूरेसी उसमें नहीं आएगी अच्छी से। तो इसमें टर्म होता है डेटम, जो जियो रेफरेंस से काफ़ी नियरेस्ट होता है। इसमें हम एक पॉइंट को मान लेते हैं, किसी भी मेजरिंग लोकेशन को मान लिया जाता है कि हाँ ये हमारी अर्थ पे पाई जाने वाली जियोडेटिक ओरिजिन है और इसी से हम मेज़र करेंगे। इसमें हम कोई भी प्रोजेक्शन का फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो कोनिकल हो। फिर इसमें आपका WGS, GCS और UTM, ये कई तरीके के जो प्रोजेक्शन मॉडल्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं। WGS जो होता है 84, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम्स 1984, ये ग्लोबल लेवल पे यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ GPS। क्योंकि GPS का कवरेज बहुत वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा है और इसलिए किसी भी मैप के प्रोजेक्शन में WGS 1984 को ईजीली और फ्रीक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। GCS जो होता है ये एक तरीके का रेफरेंस पॉइंट भी होता है। ये ArcGIS QGIS में WGS 1984 पे ही वर्क करता है। एक तरीके का कोऑर्डिनेटर सिस्टम होता है, जियो रेफरेंसिंग में यूज़ किया जाता है। UTM क्या होता है, ये लोकल लेवल पे हमारा जो ये 60 जोन में डिवाइड कर देता है किसी भी एरिया को, वर्ल्ड पूरे टाइम को। और हमारे यहाँ जो UTM का होता है वो मर्केटर एवरेस्ट को यूज़ किया जाता है। लेकिन WGS को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मैप बनाने में, कोई भी चीज़ में। आप चाहे वो अर्बन प्लानिंग कर रहे हों, चाहे वो कोई बिल्डिंग्स की क्या कहते हैं पार्सल्स बना रहे हों, कई सारी लेयर्स हों, चाहे रोड्स की हों, चाहे लेक्स की हों, चाहे रिवर्स की हों, चाहे वो क्या कहते हैं कि बिल्डिंग्स के पार्सल हों, सारे को WGS को क्या कहते हैं 1984 UTM। लेकिन आप उसको जब ग्लोबली पब्लिश करेंगे तो WGS 84 काफ़ी ग्लोबली कवरेज होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अंडरग्राउंड कोल माइंस फायर कैन बेस्ट बी मॉनिटर्ड बाय रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन अ स्पेक्ट्रल रीजन। देखो, रिमोट सेंसिंग जो होती है कई तरीके की होती है, चाहे वो आपकी ऑप्टिकल रीजन में काम करने के लिए ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग हो, जो लैंड कवर में मोस्टली यूज़ होती है। फिर उसके बाद आपकी क्या कहते हैं माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हो, जो सॉइल मॉइस्चर डे और नाइट दोनों जगह काम करती है। और फिर उसके बाद आपका जो हो गई क्या कहते हैं कि ये थर्मल जो आती है, थर्मल रिमोट सेंसिंग, जो हमारी हीट को, लैंड सरफेस टेम्परेचर को, वोल्केनो में पाए जाने वाले टेम्परेचर को, या फिर कोल माइंस के एक तरीके का एप्लीकेशन दिया गया है। इसमें कौन सी रेंज की स्पेक्टर रीजन होगी जो कोल माइंस में यूज होगी। देखो 1 3 माइक्रोमीटर और 1 10 माइक्रोमीटर, इसको तो हटा दो। 3 5 और 10 12, अगर आप थर्मल रिमोट सेंसिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये इसी बैंड्स पे काम करते हैं, 3 5 माइक्रोमीटर और 10 to 12 माइक्रोमीटर रेंज में। अब आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 10 to 12 माइक्रोमीटर। देखो 3 to 5 माइक्रोमीटर के भी जो रेंज होती है वो भी यूज़ की जाती है, लेकिन इनका यूज़ जो होता है वो जो होता है कि काफ़ी हाई टेम्परेचर हो गया, जैसे वल्केनो के हो गए आपके, और क्या कहते हैं कि कहीं जगह बहुत बड़ी हाई इंटेंसिटी की टेम्परेचर हो, उसको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो आपका हाँ, क्या कहते हैं 8 to 14 माइक्रोमीटर की रेंज होती है, ये मोस्टली लैंड सरफेस टेम्परेचर या कोल माइन में यूज़ की जाती है। तो वहाँ पे 8 to 14 नहीं तो 10 to 12 दिया हुआ है, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि 0 से 5, 0 5 to 6, इसको आप छोड़ दीजिए, थर्मल रेंज में ही काम करिए। थर्मल रेंज में आ रहे हैं, देखिए इसका अप्लीकेशन क्या है, बाकी भी आप समझिए क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, रेड प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड। रेड प्लस इनिशिएटिव जो है वो कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, सैनिटेशन फॉर ऑल, फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। अगर आप रेड प्लस से थोड़ा बहुत फैमिलियर हैं या रेड प्लस की आप फुल फॉर्म भी जानते हैं तो इसका आंसर आप सही से दे लेंगे, क्योंकि इसके आपको पता होगा सैनिटेशन, क्योंकि इसके नाम में ही ये है कि सैनिटेशन और फूड सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट इसमें आ ही नहीं सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, ए और बी, यानी फॉरेस्ट कार्बन फैसिलिटी और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं रेड प्लस क्या होता है। रेड प्लस जो होता है वो बेसिकली एक तरीके का
ग्लोबल इनिशिएटिव किया गया है कि रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए, और उससे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से जो भी हमारा इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल लेवल पे यूएन के द्वारा चलाई गई एक बहुत बड़ा स्टेप्स है। अब इसमें क्या कहते हैं, जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है ये 2008 में लॉन्च की गई थी। इसमें 47 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अफ्रीका एशिया में हैं। अब ये जो आपकी अमेजन फॉरेस्ट में भी आग लगी थी, इसमें रेड प्लस ने काफ़ी अहम रोल निभाया था, और रेड प्लस पूरी तरीके से इसको मॉनिटर करता है कि कितना फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है और इसके डिग्रेडेशन से होने वाले कितना लेवल का कार्बन डाइऑक्साइड या कौन सी गैसें होंगी जो हीट होंगी जो इमिट करेंगी, और उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट या वहाँ की गवर्नमेंट जो होगी उस एरिया की या फिर ग्लोबल लेवल पे कौन सा इनिशिएटिव उठाया जा सकता है। तो ये रेड प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचों क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेस्ट टूल टेक्निक्स टू स्टडी लैंडस्केप फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए ये बेसिक्स क्वेश्चन है, आपको इसमें बेसिक टर्म काफ़ी कुछ मिलेंगे कि लैंडस्केप फ्रेगमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए, मेज़र करने के लिए, स्टडी करने के लिए कौन सा टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती है। क्या वो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, चाहे वो जियोडेसी टेक्निक है, कार्टोग्राफी टेक्निक्स है, या जीआईएस टेक्निक्स है। अब आप इसको सारे टर्म जानोगे तभी इसमें आप सही आंसर दे पाओगे, लेकिन इतना तो समझ जाओगे कि हाँ रिमोट सेंसिंग जीआईएस का टॉपिक है तो रिमोट सेंसिंग जीआईएस तो कंपलसरी है, ये होगा ही। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ACD होगा, जियोडेसी नहीं होगा। देखो जियोडेसी क्या होता है, मोस्टली भी एक पार्ट होता है, लेकिन ये अर्थ के शेप और स्ट्रक्चर को ही मेज़र करता है, और इसका इससे लेना देना नहीं होता उसका शेप क्या है कैसा है। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में थोड़ा सा जानो कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग जैसा इसके नाम में ही दिया हुआ है कि रिमोटली सेंस करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टच नहीं करोगे, उसे दूर रहते हुए आप रिमोटली सेंस करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो, क्या कहते हैं कि आपकी आँखें ही हो गई, इज़ अ बेस्ट एग्जांपल होती हैं कि आप डिफरेंट कलर्स की चीज़ों को देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और एक आपके अंदर प्रोग्राम फीट है पहले से ही कि हाँ ये चीज़ है, इस ग्रीन कलर का है तो हाँ ये लीफ है, ये तो उसी तरीके से हमारे यहाँ जीआईएस में वो प्रोग्राम फिट होता है, और हमारी जो EMR इस क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती हैं इन्हीं के बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करती हैं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट के डिफरेंट सिग्नेचर होते हैं और सबके सिग्नेचर अलग होने की वजह से उनको आइडेंटिफाई करने में ईजीली होता है। तो साइंस एंड आर्ट ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट एरिया फिनोमिना विदाउट फिजिकली कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सेंसर। और फिर जीआईएस क्या होता है, जीआईएस यही होता है कि जो रिमोट सेंसिंग से डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, और आपके यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र इसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है, यूज़र के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोवाइड करना कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए, उसके द्वारा जो आपको DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट में, लैंड यूज़ मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत जगह यूज़ होता है। अब इन्हीं की मैपिंग करना जो होती है वो कार्टोग्राफी होती है। तो इसमें तीनों टर्म यूज़ होंगे आपको, रिमोट सेंसिंग भी होगा, जीआईएस भी होगा, कार्टोग्राफी होगा। रिमोट सेंसिंग एक तरीके का सोर्स है, जीआईएस एक तरीके का सिस्टम है, कार्टोग्राफी एक आर्ट है और साइंस है जो उसको रिप्रेजेंट करती है आप सबके लिए। छठवां क्वेश्चन है, सॉइल मॉइस्चर यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक इज डिटरमाइंड बेस्ट इन। सॉइल मॉइस्चर जो होता है मॉनिटर करने के लिए रिमोट सेंसिंग की कौन सा ऐसा रीजन है जो बेस्ट, जिस रीजन में हम सॉइल मॉइस्चर को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं वो रिमोट सेंसिंग है, कौन सा रीजन है। या ऑप्टिकल रीजन में हम सॉइल मॉइस्चर को कर लेंगे, नहीं कर सकते। थर्मल रीजन में कर लेंगे, माइक्रोवेव रीजन कर लेंगे, इंफ्रारेड रीजन कर लेंगे, नहीं, हम माइक्रोवेव रीजन में ही सॉइल मॉइस्चर को कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल रीजन में क्या होता है, मास्किंग हो जाती है, क्लाउड्स होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो डे टाइम में ही काम करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, नाइट टाइम में काम ही नहीं करेगा। लेकिन माइक्रोवेव क्या होती है, इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्लाउड वेजिटेशन किसी भी चीज़ को ये पेनिट्रेट करके आपके मॉइस्चर को आराम से सॉइल मॉइस्चर मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे वो डे हो चाहे वो नाइट हो। और इसमें मेनली जो होता है वो सॉइल का डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं, जो वाटर कंटेंट होते हैं, वाटर कंटेंट में आप जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो कई रेंज में डिपेंड करती है, वाटर की 80 तक होती है, एयर की 1 होती है, 3 to 5 रेंज में क्या कहते हैं वेरी करती है।
तो इन्हीं के बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जाता है कि हाँ सॉइल की डाई प्रॉपर्टीज़ कितनी होगी, इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वालिटीज़ हैं, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, डाई इलेक्ट्रिक क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर की डाई इलेक्ट्रिक क्वांटिटी 80 के करीब होती है, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने की वजह से हम क्या कहते हैं कि इसको बता देंगे कि हाँ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इतना है, जो कि डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ पे होगी, जो सिर्फ माइक्रोवेव रीजन के द्वारा ही मॉनिटर की जाएगी। 7वां क्वेश्चन है आपका इंडियन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब इंडियन की हमने इसको पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया, बता दिया था आपको कि इंडियन की माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कौन सी है। ये है आपकी रिसोर्स नहीं है, आईआरएस भी नहीं है, भास्करा भी नहीं है, ये है रिसेट। रिसेट ही इंडियन की माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। रिसोर्सेट भी है, आईआरएस भी है, भास्करा भी है। आईआरएस की साइट पे जा करके विजिट करो आप इसरो की आईआरएस या कहीं भी साइट पे, उसकी जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई उसको देख लो, और यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन रिसेट जो होती है वो माइक्रोवेव है, रिसोर्सेट जो है रिसोर्स के लिए है। भास्करा आईआरएस की पहली है, आईआरएस के बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, और हमारा जो नाविक आने वाला है उसका IRNSSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसकी 8 सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, लेकिन 7 काम करेगी, एक फेल हो चुकी है जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम नाविक बोलेंगे। Which among the following frequency in microwave region electromagnetic spectrum is the better suited for determination of tree height? हमने पहली क्विज में इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन यहाँ पे हमने उसमें बताया था कि एल बैंड था, लेकिन यहाँ पे पी बैंड है। देखो हमने पहली चीज़ उसमें बताई थी, वही चीज़ मैंने इसमें सेम चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं भी कि इसमें क्या है। इसमें देखो पी बैंड इसका सही आंसर है। देखो वेवलेंथ बढ़ेगी तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब ये है आपका, किसी बैंड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेट ज़्यादा करेगी, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो आप फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी देख सकते हैं, जैसे कि पी बैंड की देखिए, पी बैंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम है। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि कभी कभी आपको वेवलेंथ नहीं दिया रहता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ ऑब्वियस सी बात है कम होगी। तो एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी सब के बैंड की सबसे ज़्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो पेनिट्रेट करेगी नहीं। सबसे कम इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी है, पी बैंड की है। जब पी बैंड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी, और ये इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे अच्छी होगी। तो पी बैंड इसमें इसका सही है आंसर है। बाकी एप्लीकेशन दिए गए हैं, सेम चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था। पी और एल आप याद रखना, बाकी बैंड्स को भी याद कर लो, कौन कौन से बैंड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज होते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मॉडल इन जीआईएस स्पेशियल रिलेशनशिप। देखो जीआईएस स्पेशल रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत सारे मॉडल यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो वेक्टर रिलेटेड मॉडल हो, चाहे वो रास्टर रिलेटेड मॉडल हो। इसमें स्पैगेटी और टोपोलॉजिकल और क्या कहते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस, पेरेंट चाइल्ड मॉडल, बहुत सारे मॉडल होते हैं, लेकिन हम इसमें जो होता है कि वो टोपोलॉजिकल मॉडल बेस्ट होता है। अब देखो स्पैगेटी मॉडल क्या होता है कि इसमें जो पॉइंट और एक्सोकॉर्डिनेट सेपरेट पॉइंट में होते हैं, लाइन जो होती है वो भी अलग से होती है, और जो पॉलीगॉन होते हैं वो भी सेपरेट होता है, कोई भी एक दूसरे से रिलेटिव नहीं होते, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, सब सेपरेट होते हैं, कोई क्या कहते हैं इनहेरेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है इनका। यही जो होते हैं स्पैगेटी मॉडल होते हैं, इसलिए इनको इनकोड नहीं किया जा सकता, ये अलग अलग होते हैं, पॉइंट अलग रहेगा आपका, पॉलीगॉन भी अलग शेप में रहेंगे, ये रहेंगे। लेकिन टोपोलॉजिकल मॉडल में क्या होगा, सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। इसमें आर्क नोड होते हैं। नोड हो गया जैसे कि आप एक सड़क दूसरी सड़क को जहाँ पे क्रॉस कर रही है तो जो जंक्शन पॉइंट होगा वो नोड होता है उसका। इसमें पॉलीगॉन पॉइंट सारे जो होंगे रिप्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे से रिलेटिव रहेंगे, एक दूसरे में सबका रिलेशनशिप रहेगा और जॉइंट में रहेंगे। इसलिए टोपोलॉजिकल मॉडल जो होता है वो अच्छा माना जाता है एक तरीके से इस कंपैरिजन टू स्पैगेटी मॉडल। और भी बहुत सारे मॉडल होते हैं लेकिन सबका पर्पस अलग अलग है, यहाँ पे टोपोलॉजिकल मॉडल इसका बेस्ट है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डैम। डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूजिंग, मतलब डिजिटल एलिवेशन मॉडल को हम बेस्ट जो है किस क्या कहते हैं किस मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो वेक्टर डेटा मॉडल हो, रास्टर डेटा मॉडल हो, कन्वर्जेंट डेटा स्ट्रक्चर हो, या नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर हो। देखो डिजिटल एलिवेशन मॉडल ये क्या होता है पहले इसको जान लो आप, और वेक्टर और रास्टर क्या होता है इसको अब समझना चाहिए। तो इसमें जो डीएम मॉडल होता है वो रास्टर मॉडल में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट अच्छे से करता है। क्यों करता है, क्योंकि क्या कहते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो होता है वो सरफेस में पाए जाने वाली डिफरेंट चीज़ें जो आएंगी आपकी, चाहे वो
प्लेन एरिया हो, चाहे वो वैली हो, चाहे वो माउंटेन हो, सबके एलिवेशन को बताएगा। और सब जो होंगे एक डिजिटली नंबर से इनकोडेड होंगे, इनकी एक डीएन वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी। तो वो सिर्फ रास्टर में ही आएंगे, क्योंकि रास्टर में ही क्या होता है, एक डिजिटल नंबर फिक्स होते हैं, सब पिक्सल होते हैं, हर पिक्सल का एक डिजिटल नंबर होता है। वेक्टर डेटा में क्या होता है कि वो पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, तीन बेसिस पे ही काम करते हैं, जो कि ज्योमेट्रिकली एल्गोरिथमिकली क्या होते हैं, वो एक एल्गोरिथम पे काम करते हैं। आप उनको कितना भी जूम करोगे, कुछ भी करोगे, इनकी विड्थ हाइट कुछ नहीं होती है, वो उसी बेस पे काम करते हुए जूम इन होते रहेंगे, कभी नहीं होते। लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं डिजिटल रास्टर डेटा जो होते हैं, इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, सबका एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, सब पिक्सल वाइज डिवाइड रहते हैं और सभी पिक्सल पे पर्टिकुलरली काम करते हैं, और सभी पिक्सल का एक डिजिटल नंबर वैल्यू होती है जो उस एरिया के बारे में, उस पॉइंट्स के बारे में एक यूनिक प्रॉपर्टीज शो करती है। आप देखते हैं लास्ट में, देखो मैंने लास्ट में इसको एक रख दिया क्योंकि ये काफ़ी करंट है और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है और हमारा रिमोट सेंसिंग से भी रिलेटेड है थोड़ा बहुत। तो सुपर साइक्लोन अम्फान जो आया है, उसको प्रोनाउंस जो आईएमडी ने बोला है, उम पुन करके आप कर सकते हैं। तो इसमें आप जो ये लेफ्ट साइड में दिख रही है आपको सैटेलाइट्स इमेज, ये इनसेट 3D की इमेज है। इसको यहाँ पे टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए और हमारे जो सुपर साइक्लोन है एम्फान, इसको बताने के लिए दिखाया गया है। और बेसिकली इसमें आपका जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो ये जो कैटेगरी आईएमडी ने हमारे यहाँ इंडियन जो है डिवाइड की गई है कि सुपर साइक्लोन किस रेंज में आएंगे, एक्सट्रीमली साइक्लोन किस रेंज में आएंगे, क्यों आएंगे, कैसा आएंगे, क्या आएंगे। तो साइक्लोन बेसिकली क्यों आते हैं, कैसा होता है, देखो इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है और काफ़ी साइंटिस्टों के काफ़ी अलग अलग टर्म भी दिए गए हैं इसके लिए। बेसिकली एक ही एरिया में जब लार्ज एंड कॉन्टीन्यूस सप्लाई हो जाती है वार्म एंड मॉइस्ट एयर की, तो बहुत सारी लेटेंट हीट रिलीज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से भी आ सकता है। और या तो फिर स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स हो जो कि प्रिवेंट करेगा कि वहाँ लो प्रेशर ना होने पाए, इसकी वजह से भी आ सकता है। देखो कोरियोलिस फोर्स इस रीजन में ज़्यादा होते हैं। अब देखो कोरियोलिस फोर्स जो होता है 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि अब्सेंस होने की वजह से कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन नहीं आ सकते वहाँ पे। और क्या कहते हैं, और भी क्या कंडीशन हो सकती है साइक्लोन आने की, अनस्टेबल कंडीशन हो सकती है कि ट्रोपोस्फियर में एक अजीब टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, जो साइक्लोन को डेवलप करने के लिए एक रोल प्ले करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ द वर्टिकल विंड वेज, जो कि क्या होता है कि डिस्टर्ब कर सकती है ट्रांसपोर्ट और लेटेंट हीट को मूव करने में। तो वही हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करने वाला होता है, जो काफ़ी लंबे समय तक बना रह जाता है लेटेंट हीट होने की वजह से। लेटेंट हीट काफ़ी रिलीज़ होती है और मिडिल में आपके लो प्रेशर, बाहर हीट प्रेशर हो जाता है, साइक्लोन भी होते हैं, एंटी साइक्लोन, ये सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ इतना जानिए जो इसकी कैटेगरी है और साइक्लोन क्यों बनता है, क्या बनता है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।